और शुरुआत में तो जब 10-12 साल से जब का था तब तो कुछ पता नहीं था कि क्या है अंदर। शैतानियाँ वैतानियाँ चलती रहती थीं, थोड़े बहुत ऐसे बच्चों के कार्यक्रमों में हिस्सा लेता था। लेकिन जब शाहजहाँपुर पढ़ने गया और उसके बाद शाहजहाँपुर में एक कोरोनेशन आर्ट थिएटर है, उसको ज्वाइन किया और बतौर एमेच्योर आर्टिस्ट काम करना शुरू किया और पैरेलल ग्रेजुएशन किया। तो उस समय तक ये डिसाइड हो गया था कि अब जो भी करना है वो आर्ट में ही करना है, अभिनय में ही करना है। फिर उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने के बाद लखनऊ पहुंचा, भारतेंदु नाट्य अकादमी में एडमिशन मिला। 2 साल वहाँ ट्रेनिंग की, एक्टिंग की और डायरेक्शन की, डिज़ाइनिंग की, तमाम बारीकियों को सीखने का सौभाग्य मिला। और वहाँ से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में प्रवेश मिल गया। तो फिर ये 3 साल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जुड़ा रहा और ये 5 साल की ट्रेनिंग और कुछ ज़िंदगी के अनुभव, कुछ आप लोगों के साथ, ये सब कुछ मिला के जो है अभिनय की खिचड़ी बनती रही। और मुंबई आ गया 97 में और तब से आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, सबके साथ में। जी जी, ये बड़ी अच्छी खूबसूरत कहानी कि NSD से पास आउट हुआ था और मुंबई में आके जो है वो संघर्षरत था। तो प्रकाश झा जी से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि एक सीरियल बनाना चाहता हूँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जिसमें माननीय रघुवीर यादव जी थे पहले, तो उसका एक सीक्वल है मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल, तो आप नौरंगी लाल करो। तो बड़ा सौभाग्य लगा, प्रकाश झा जी के निर्देशन में मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल जो है वो करने का मौका मिला। फिर भी और भी सीरियल्स में, जैसे मोहनदास BLL पंकज कपूर जी के साथ, या नया दौर टिग्मांशु धूलिया जी के साथ में, इस तरीके से कुछ 5-6 सीरियल में 1 साल 1.25 साल हमने सीरियल किया। और उसी समय मुझे ऐसा लगा कि सीरियल बहुत अच्छी दुनिया है और आज की डेट में सीरियल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तहे दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन उस समय मुझे ऐसा लगा कि मुझे फिल्मों में जाना है और फिर मैंने संघर्ष शुरू किया। मुझे एक सीन मिला, शूल फिल्म थी, मनोज बाजपेयी, रवीना टंडन जी के साथ में, और राम गोपाल वर्मा जी उसके प्रोड्यूसर थे, ई निवास उसके डायरेक्टर थे। तो राम गोपाल वर्मा जी ने वो हमारा एक सीन देखा और वो बहुत खुश हो गए वो सीन देख के, और शूल के बाद उन्होंने जंगल में हमें ब्रेक दे दिया, जिसको एक इंडस्ट्री का ब्रेक मानते हैं। हाँ, ये बड़ी कमाल रही कि मैं रामू जी से मिलने ही नहीं गया था जब जंगल शुरू हुई थी। उन्होंने हमारी तारीफ़ की थी कि वो शूल में बड़ा अच्छा काम किया है आपने, लेकिन मुझे लगा कि जंगल में सब लंबे चौड़े जंगलियों के रोल होंगे या किस तरीके के, तो मैं मिलने नहीं गया। तो मुझे एक दिन बुलावा है कि रामू जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं गया तो बोले आप आए क्यों नहीं मिलने। तो मुझे लगा कि शायद मेरे लिए इस फिल्म में कोई काम ही ना हो। तो उन्होंने फिर बताया कि ये रोल जो है वो आपके लिए है, और हमें पता नहीं था कि जंगल से हमारी लाइफ में बहुत बड़ा मंगल आने वाला है। हो गया। मैं बिल्कुल ना तो कॉमेडी किंग हूँ, ना तो मैं एक छोटा सा कलाकार बनना चाहता हूँ और उसमें भी जीवन भर कला का विद्यार्थी रहना चाहता हूँ। क्योंकि जिन लोगों ने कार अपने आगे लगाया वो बेकार हो गए हमेशा, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसी फील्ड है जिसमें हर मिनट में समय चेंज होता है, हर दिन में जो है वो लोग चेंज होते हैं, कभी कोई फैशन आता है, कभी कोई, तो समय के हिसाब से कंधे से कंधा मिला के रोज़ सीखने की कोशिश करता हूं और उसको कला के माध्यम से लोगों के सामने रखने में जो है मज़ा लेता हूं। जब बड़ी खुशी हुई जब जंगल मिली, क्योंकि राजपाल ना कभी कॉमेडियन बनना चाहते हैं, ना विलन बनना चाहते हैं, ना ही कभी हीरो बनना चाहते हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता ना हम कॉमेडी में डिज़र्व करते हैं, ना हम हीरो में डिज़र्व करते हैं, ना ही हम विलन में डिज़र्व करते हैं। अगर ये तो बहुत सच्चाई से मैं बोलना चाहता हूँ। मुझे क्या लगता है कि अगर आज कला की जिन लोगों ने सेवा की, माननीय चार्ली चैपलिन साहब से लेके चाहे दुनिया का कोई भी, जिम कैरी ले लो, रोबिन विलियम ले लो, डस्टिन हॉफमैन ले लो, राज कपूर साहब लो, बच्चन साहब तक, जिन्होंने कला को जिया ना, वो फिर उनका नाम कुछ भी हुआ हो उसमें
जो है वो फिर ऊपर वाले या आप सबका दिया हुआ प्यार है। तो जो भी पदवी मिले, लेकिन पदवी से पहले मुझे ऐसा लगता है कि मैं राजपाल के रूप में सीरियस रोल भी करना चाहता हूँ, पॉजिटिव रोल भी करना चाहता हूँ, नेगेटिव रोल भी करना चाहता हूँ, कॉमिक रोल भी करना चाहता हूँ, क्योंकि समाज में इस तरीके की मानसिकताएं जीती हैं। और लेकिन चूँकि हम सिनेमा करते हैं तो चाहे आप कॉमेडी करें, चाहे ट्रेजिडी करें, चाहे नेगेटिव करें, चाहे पॉजिटिव करें, इन सब का मोटिवेशन क्या है? मनोरंजन करना। तो मनोरंजन मतलब हर कैरेक्टर में निकलना चाहिए। जब मनोरंजन निकलता है तो आदमी के दिल को छूता है और वही फिर कैरेक्टर को आशीर्वाद मिलता है, उससे हमारी कला को ऊर्जा मिलती है। नहीं, मैं इसमें, क्योंकि टाइप कास्ट तो अगर आप हीरो भी हैं तो भी टाइप कास्ट ही हैं, आप विलन हैं तो भी टाइप कास्ट ही है। ये 15-20 साल पहले का ज़माना था जब एक आदमी कॉमेडी करता था, विलन बनता था, हीरो बनता था। आज होल वर्ल्ड बिकम स्मॉल विलेज नाउ। आज एवरीबडी नोज एवरीथिंग एक्सपोज्ड, सब कुछ सबको मालूम है। तो ऐसे माहौल में जो प्रयोग करने का मौका मिलता है आज के दौर में, कि जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय तार जाता था, चिट्ठी जाती थी, फिर उसके बाद पेजर आया, फिर उसके बाद मोबाइल आना, अब फिर पूरा आज कंप्यूटर युग बन गया है, आज मशीनी युग बन गया है। तो मुझे क्या लगता है कि समय के हिसाब से जब हम जीना शुरू करते हैं तो फिर टाइप कास्ट अगर आप होते हो तो उसके कारण आप हो, कोई दुनिया नहीं है। हमें एक मानसिकता कैरेक्टर मिलते हैं तो भी हम उनको अलग अलग मानसिकताओं में ढालने की कोशिश करते हैं। आज इतनी फिल्में हो गई लेकिन जंगल कभी रिपीट नहीं हुआ। मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, कभी रिपीट नहीं हुआ। मैं मेरी पत्नी और वो का रोल कभी रिपीट नहीं हुआ। चुपके का रोल कभी रिपीट नहीं हुआ। रिपीटेशन हमारे दिमाग में होता है। अगर हम रिपीट अपने आप को करना चाहते हैं तो करिए, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो लड़ते रहेंगे अपने आप से और कोशिश करेंगे कि जो हम और क्या जान सकते हैं या और क्या जानते हैं वो ऑडियंस के सामने परोसें। और वो कंपटीशन हमारी खुद से, अपने आप से रहती है हमेशा। इसलिए अभी तक जो मिला वो हकीकत है और जो नहीं मिला वो सपना है। संघर्ष जारी है। देखिए, मैं आपको ये जो विचार है ना, आई थिंक विचार आपके मन में कोई काम करने के लिए आए तो वही आपका भाग्य है। फिर उसमें सारी मेहनत करते हो तो आप बोलते हैं कि वो। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आपके अंदर वो गुण होते हैं जिसमें समाज की बहुत सारी चीज़ों को आप समझने का मादा रखते हो। अगर समाज में डेली देखिए, हम आप जितने लोग हैं इस दुनिया में सब एक्टर हैं, क्योंकि हम अपने माता पिता के साथ होते हैं तो दूसरे तरीके का व्यवहार करते हैं, जब अपने दोस्तों के साथ होते हैं दूसरे तरीके का व्यवहार करते हैं, जब हम सड़क पे होते हैं तो दूसरे तरीके का व्यवहार करते हैं। तो ये व्यवहार ही हमारी जो है, और उसी व्यवहार को मानसिकता का रूप दें या उसी व्यवहार को हम अभिनय का रूप दें, और वही व्यवहार से थोड़ा कैरिकेचर लेके, तो बोलते हैं ना, थोड़ा सा रियलिटी को से इंस्पायर्ड होके जो हम सामने करने की कोशिश करते हैं, वही रिएक्शन जो है अभिनय में बदल जाता है। बाकी मेरा मानना है कि इस दुनिया में जितने लोग चल सकते हैं, जिनमें जो दो पैरों से चल सकते हैं, उनको म्यूज़िक आता है और उनको अभिनय आता है। नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज़ में विश्वास नहीं रखता कि कोई भी इंस्टीट्यूट, क्योंकि दीवारें आपको ना विद्यार्थी बना सकती हैं और ना ही आपको एक्टर बना सकती हैं, ना ही आपको इंजीनियर बना सकती हैं। आपको एडमिशन मिल सकता है लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा अगर आपके दिल में सीखने का जज्बा ना हो। आप प्लेटफॉर्म मिल सकता है जहाँ पे आप जाके अपने आप को निखार सकते हैं, लेकिन जो एक बॉन्ड है या एक जो ललक है सीखने की, वो आपके दिमाग और मस्तिष्क में खुद आपको भरनी पड़ती है। फिर बोलते हैं कि ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने सड़क पे पिलर के नीचे पढ़ के वो बहुत बड़े ज्ञाता बने जाके। तो सीखने का मादा अगर आप में है तो इंस्टीट्यूट आपके व्यक्तित्व में, आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें 4 चांद लगा देता है। लेकिन अगर आपके अंदर नहीं है वो गुण या नहीं है वो मादा, तो किसी भी आप दीवार के अंदर रहिए, वो आप कुछ वहाँ से नहीं ले पाएंगे। वो कला का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो एक समुद्र की तरह है, जिसमें जितना आप भरोगे, कोई लोटा भरता है, कोई मतलब घड़े भरता है, कोई टैंक भरता है, लेकिन जितना भरोगे उससे 10 गुना आपको और बृहद एरिया उसका नज़र आता है। तो ये, क्योंकि आर्ट ही पूरे विश्व की ऐसी विधा है जिसमें हम रोज़ जीते हैं,
रोज़ मतलब हम उसकी खाते हैं, रोज़ बैठते हैं, हम किसी चीज़ देखते हैं, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा लगा, तो वो भी एक आर्ट है। आर्ट समझने की आपको क्षमता होनी चाहिए। मेरे मेरे हिसाब से ऐसा है कि जो काम आपको करना अच्छा लगता है उसमें आप जब 100% देते हैं, चाहे वो सीखने के माध्यम से हो, चाहे उसके प्रैक्टिकल करने के माध्यम से हो, तो आप जहाँ भी रहोगे आप वो बन सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो बन गया उस इंस्टीट्यूट में जाके, तो मैं भी उस इंस्टीट्यूट जाता हूँ तो मैं भी बन जाऊँगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ट्रक चलाने के लिए लाइसेंस से पहले ज़रूरी है कि ट्रक की ड्राइविंग की प्रैक्टिस करना, और वो प्रैक्टिस आप सड़क पे करो या खेत में करो। ट्रक आप अंदर आपको स्टीयरिंग कैसे पकड़नी है, कैसे बैलेंस करना है, उसकी ज्यों-ज्यों प्रैक्टिस आप करोगे त्यों-त्यों आपका नॉलेज बढ़ेगा। और आप अब अपन पढ़ते ही चले आ रहे हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। वो हमारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, क्योंकि हमारी माँ ने वहाँ हमें जन्म दिया, वहाँ से मैंने दुनिया को समझा, वहाँ से हमने 7 महाद्वीप जाने, वहाँ से हमने 7 सागर जाने, यूनिवर्स को समझा। इसलिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको जो 6 दिखता है, हमें वो 9 दिखता है, ठीक है। तो वो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है हमारे लिए। आप इस चीज़ को, आप तो खैर 10-12 साल हो गए हैं सिनेमा करते करते, तो अभी इस चीज़ का कि हमने रियल लाइफ और रियल लाइफ को हमेशा अलग अलग रखा है। जब हम रियल लाइफ में होते हैं तो सामने पिताजी भी बैठे हों, तो मुझे नहीं लगता कि उस समय के लिए वो हमारे पिताजी हैं, वो दर्शक हैं, और अगर उनका बेटा अच्छा काम करेगा तो वो नंबर अच्छे देंगे, नहीं तो फिर ये रिश्वत हो जाएगी कि अब हमारा बेटा है तो इसलिए अच्छा ही काम करेगा, वो नहीं। और जब रियल लाइफ होती है तो राजपाल यादव एक इंसान के रूप में, राजपाल यादव एक अभिनेता के रूप में, राजपाल यादव एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, राजपाल यादव एक इस देश के नागरिक के रूप में, एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पुत्र के रूप में, वो सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करता हूँ जो अब करना चाहता हूँ, जिसमें एक इंसान को उसके प्रोफेशन से ना जोड़ा जाए। तो जब प्रोफेशनल कपड़े पहने होता हूँ तो उस समय कंप्लीट उस कैरेक्टर की मानसिकता में होता हूँ, और जब अपने रियल कपड़े पहना होता हूँ तो रियल लाइफ ही जीने में बिलीव करता हूँ। हाँ, तो आपने देखा होगा कि पैसे कमाने के बहुत साधन हैं, जिसमें आप सड़क चलते भी कॉमेडी कर सकते हैं, किधर भी स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हैं, सब अलग अलग विधाएँ हैं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं सबका। लेकिन एक राजपाल के रूप में आपने देखा होगा कि जब या तो हमने सिनेमा की लाइफ जी, या फिर हमने थिएटर की लाइफ जी, और या फिर हमने रियल लाइफ जी। उनके बीच में जब रियल लाइफ हुए तो कभी भी ना तो आज तक पिछले 12-14 साल में आपने कोई हमें डायलॉग सुनाते हुए सुना होगा, ना तो, क्योंकि हम सिनेमा में सिनेमा देखते हैं और जीवन में जीवन देखते हैं, और जीवन और सिनेमा एक दूसरे के पूरक हैं। तो कुछ चीज़ें जीवन से प्रेरणा लेके हम सिनेमा में क्रिएट करते हैं और उनके माध्यम से मनोरंजन करते हैं, बस। नहीं, बिल्कुल जब आप थोड़े से कम पढ़े लिखे होते हैं तब आपके दिमाग में ऐसा आता है कि हम इसके जैसा बनना चाहते हैं। क्यों कोई किसी के जैसा बनना चाहेगा जीवन में? मैं तो हमारी आवाज़ आपके माध्यम से जहाँ तक जाए, मैं तो अपने फैंस को, अपने मित्रों को, सबको यही कहना चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी हो वो बनो, जो आपके अंदर का बेस्ट है उसको बाहर निकाल के लेके आओ। क्योंकि क्या होता है कि हम जानते हैं कि जब हमारे थोड़ी सी शिक्षा कम होती है तब हम दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हैं, लेकिन हम उसके जैसा होने की कोशिश करते हैं, और वही सबके लिए रॉन्ग हो जाता है। मैं ये मानता हूँ कि खूब किताबें पढ़िए, खूब दुनिया के साथ चलिए, लोगों की खूब मानसिकताएँ परखिए, लेकिन अपने आप को ज़रूर परखिए, और अपने आप में जो भी ईश्वर ने आपको बेस्ट दिया है उसको एक्सपोज कीजिए, दुनिया के सामने रखिए, आपको आपके नंबर मिलेंगे, आपको आपकी दिशा मिलेगी उसके लिए। और जहाँ तक आइडियल की बात है, तो आज हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो या दुनिया का कोई भी सिनेमा हो, हम हर जो एक्टर या एक्ट्रेस या डायरेक्शन टीम या डायरेक्टर जो भी जहाँ पे पहुँचा है, वो ज़रूर कोई न कोई ख़ासियत रखता है, इसलिए वो वहाँ पे पहुँचा है। तो अब जहाँ तक आइडियल की बात है, हमारे दिमाग में भी 10-12 लोग थे कि हमने प्रेरणाएँ ज़रूर ली है। हमने चार्ली चैपलिन साहब से प्रेरणा ली है, उनको मिमिक कभी नहीं किया। हमने इंडिया में राज कपूर साहब से, हम उनको बिल्कुल क्रिएटिविटी का गॉड मानते हैं कि जिन्होंने
हर तरीके से अपने आप को प्रूव किया, चाहे वो कोई कितनी बड़ी रोमांटिक फिल्म हो, चाहे वो कितनी बड़ी आर्ट फिल्म हो। जागते रहो, सत्यम शिवम सुंदरम, बॉबी, मेरा नाम जोकर, जिस देश में गंगा बहती है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, एक से एक वैरायटी भरा सिनेमा जो है उन्होंने, तो वहाँ से इंस्पिरेशन हम ज़रूर लेते हैं। लेकिन जहाँ तक आइडियल की बात है, तो हमारी ज़िंदगी में एक आइडियल है जो हमारे गुरु जी हैं, श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी, जिनको हम सब प्यार से दद्दा जी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में कदम से कदम मिला के कैसे चलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे संस्कार होने चाहिए, क्या आपका अपना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो पिछले 14-15 साल से अगर हम अभिनेता भले ही ऐसे होते या इससे और अच्छे होते या इससे बुरे होते, लेकिन इंसान हम जो अभी हैं, हम ऐसे बिल्कुल नहीं होते अगर हमारे पास में पूज्य दद्दा जी नहीं होते। और एक एक्टर बहुत मासूम कली की तरह होता है, उसका हृदय बहुत साफ़ होता है, क्योंकि वो अलग अलग डायरेक्टर्स के इंटरप्रिटेशन को अपने मानस पटल पे रख के और अपने एक दूसरी ज़िंदगी जीता है एक अभिनय के माध्यम से। तो हमें लगता है उसका जो शरीर है वो बहुत पाक साफ और बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए, और चिल आउट होना चाहिए, फुल ऑफ एन्जॉयमेंट होना चाहिए, और उसकी दुनिया बोलते हैं ना कि एक बहुत खिली हुई होनी चाहिए अंदर से। बहुत क्योंकि लगभग इतनी सारी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, तो हर एक्टर के साथ में कोई न कोई मज़ा मस्ती, कोई न कोई ऐसी घटना या इंसिडेंट इस तरीके का जो उस समय आपके दिल पे छा के चला जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि याद करने के लिए तो समूह चीज़ें हैं। एक बार हमें याद है, हमारा ओम खो गया था। मैं जयपुर में एक जगह पे अपना ओम ढूंढ रहा था कि ओम क्यों खो गया, ओम कैसे खो गया। तब तक सलमान भाई आए, उन्होंने बोला क्या ढूंढ रहे हो? तो मैंने कहा हमारा ओम था, पता नहीं क्यों कैसे कहाँ गिर गया, मुझे पता नहीं लगा। शूटिंग पैकअप हुई, मैं 38 दिन तक वहाँ पे था। लौट के जब मैं मुंबई आया, यहीं मडा आइलैंड में बीच पे शूटिंग चल रही थी सलमान भाई की, उन्होंने मुझे बुलाया और एक ब्यूटीफुल ओम प्रेजेंट किया, और वो ओम पिछले 12-14 साल से हमारे गले में हमेशा रहता है। वो एक याद बहुत अच्छी याद है। आज के दिन सबसे पहले मुग़ल आज़म, क्योंकि मुग़ल आज़म एक ऐसी फिल्म जो आज 40 गुनी सुविधाएं ज़्यादा हैं, लेकिन उस समय किन हालातों में कैसे, आज मैंने आर्ट डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म देखी, कॉस्ट्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म देखी, डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म देखी, अभिनय के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म देखी, उसमें कहीं भी आज तक कोई कमी नहीं निकाल पाया। शोले देखना चाहूँगा, अपना हम आपके हैं कौन देखना चाहूँगा, शक्ति देखना चाहूँगा, सिलसिला देखना चाहूँगा, बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिसमें अंगूर देखना चाहूँगा। और एक आई थिंक कम से कम 50 फिल्में ऐसी होंगी जो 100% उसमें निकाल के उनको दोबारा फिर देखना चाहूँगा। देखिए रीमेक का तो खैर ज़माना है, बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे बावर्ची का रोल बहुत अच्छा राजेश खन्ना जी ने किया था, और अंगूर फिल्म भी बहुत अच्छी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज के दौर में नमक हलाल का मिस्टर बच्चन साहब वाला रोल करने का अगर मौका मिले तो बहुत एंजॉय करूँगा, वो रोल ज़रूर करना चाहूँगा। क्योंकि एक आज नमक हलाल उस समय बनी थी, और आज पूरे देश में प्रॉपर्टी और सब चीज़ों में आजकल जो 420 और चल रही है, और बहुत सारा जो कभी आप मीडिया के माध्यम से कभी मतलब आसपास सुनते घटते देखते हुए इतना सब कुछ 2-5 की ज़िंदगी चल रही है, और उसमें उस साम्राज्य को जो है बचाने की कोशिश करता है वो नौकर है। इसलिए वो नौकर मुझे उतना अच्छा नौकर आज तक कभी नहीं लगा, और वो आज और ज़्यादा समसामयिक है अगर वो नौकर का रोल करने का। जब आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है तो गाने गाना लगता है, तो सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसी आवाज़ निकालने लगूंगा जिससे थोड़ा अंदर का डर दूर हो जाए। बहुत सारे गाने हैं, लेकिन एक हकीकत का गाना है कि मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था, वो रोक लेगी मना लेगी मुझको। ये गाना बहुत अच्छा लगता है। वैसे हज़ारों गाने हैं, आज की डेट में भी बहुत अच्छे गाने बनते हैं, सबका नाम लेना तो पॉसिबल नहीं, लेकिन अगर एक चुनना पड़े तो मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था। मुझे बहुत अच्छा लगता है खेलना,
और खेल किसी प्रकार का हो। अगर कबड्डी वाला माहौल है तो मुझे कबड्डी खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। अगर भागने वाला माहौल हो बीच में तो मुझे भागना भी बहुत अच्छा लगता है। अगर कुछ ना हो तो क्रिकेट देखना बहुत अच्छा लगता है। मतलब खेल संबंधी कोई भी, चाहे चेस खेलिए आप, चाहे टेबल टेनिस खेलिए, चाहे कैरम खेलिए, कुछ भी ऐसा हो जिसमें ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहे और दिमाग भी अच्छा रहे, तो स्पोर्टी कोई भी एक्टिविटी जो होती हैं वो करनी अच्छी लगती हैं। नहीं तो कुछ नहीं मिलता है तो घर में छोटे छोटे बच्चों के साथ दौड़ने धूपने लगता हूँ। है वाइट है और ब्लैक है। ब्लैक सब चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है और वाइट जो है हर चीज़ को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो मुझे लगता है वाइट जो है उसमें कुछ भी ऐसा छुपाने जैसा नहीं होता है, इसलिए वाइट बहुत, वाइट के अगर उसमें जाएं तो बहुत सारी अच्छी शांति का प्रतीक होता है, ये भाईचारे का प्रतीक होता है। लेकिन सबसे एक वाइट ही ऐसा कलर है जिस पे अगर छोटा सा भी कोई दाग पड़ जाए तो वो दिखने लगता है, इसलिए वाइट वाइट होता है, उसका कोई मुकाबला नहीं होता है। हमेशा स्कूल में मुझे अभी तक याद है कि जब पढ़ाई के दौरान हमारे होमवर्क को लेकर कभी मार नहीं पड़ी, लेकिन जितनी भी मार हमारे स्कूल दौरान में हुई वो या तो बच्चियों को छेड़ने में, या बच्चों को छेड़ने में, या किसी का स्केल तोड़ने में, या किसी मुझे हमेशा ये दिमाग में आता था कि अगर ये लिख रहा है तो इसकी स्याही फैला दूँ तो कुछ ऐसी हरकतें हो जाती थी जिसकी वजह से मैं जो है पिटाई का पात्र हो जाता था। लेकिन मैं सोचता था पिटाई के बाद में कि अभी बिल्कुल नहीं करूँगा, लेकिन दूसरे दिन आता था तो जब तक शैतानी नहीं करता था तब तक कोई लगता था खाना नहीं पचेगा। पनिशमेंट कभी कभार टीचर जी ने जो है वो हाथ ऐसे करके उसमें वो जो है लकड़ी स्टिक से 4 स्टिक मारी, या कभी कभी मुर्गा बनाया, या कभी एक पैर से खड़ा कर दिया ये इस तरीके की, या कभी किसी टीचर ने बहुत कस के कान अमेट दिए, तो ये इस तरीके की पनिशमेंट। एजुकेशन बहुत अच्छे है और आज पूरा कंप्यूटर एज है पूरी दुनिया में, और मैं सिर्फ बच्चों से यही बात शेयर करना चाहता हूँ। बाकी मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि एजुकेशन बोलते हैं कि पूरे हर आदमी एजुकेट होना चाहिए, लेकिन हम अपने बच्चों से कि आप एजुकेशन में दायरे बनाइए, क्योंकि हर एक होता है कर्म का दायरा, एक होता है काम का दायरा, दोनों में कुछ भी नहीं वही चीज़ें। तो एजुकेशन जो हमारी प्रॉब्लम थी, हमें ये डर लग रहा है कि हम इतने एजुकेट ना हो जाएं जो हमारी एजुकेशन ही प्रॉब्लम हो जाए। तो हमें शायद अभी से ही दायरे रखने पड़ेंगे कि अच्छी एजुकेशन क्या है और बुरी एजुकेशन क्या है। बुरी एजुकेशन सीखना कतई बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छी एजुकेशन को साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। बस सादा जीवन और उच्च विचार, बस सादा खाना पसंद करता हूँ, सादे तरीके से रहना पसंद करता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि जितना कम बोल पाऊँ अपने बारे में उतना ही अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे काम में बहुत काम एक बार हो जाए काम, क्योंकि हमारा ये फील्ड है जिसमें कोई भी काम करोगे ये दुनिया के सामने आना ही है, तो आए उससे पहले किसी को पता ना चले, और जब आए तो दुनिया को पता चले। और कोशिश करता रहता हूँ कि काम करते करते जो भी ज़िंदगी मोड़ ले जाए, लेकिन काम कभी ना छूटे। और काम की पूजा करता हूँ और संस्कारों की पूजा करता हूँ, मतलब धर्म की पूजा करता हूँ। बिल्कुल कुछ भी सोच के नहीं रखा है, लेकिन ये ज़रूर है कि जब कोई भी माँ बाप बच्चा पैदा करता है तो जब तक बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होने के लायक ना हो जाए तब तक उसकी कदम से कदम ताल मिला के माँ बाप को चलना ही चाहिए। फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म है, वो जिस भी फील्ड में जाना चाहे वो कंप्लीट उसकी चॉइस है, लेकिन वो किसी भी फील्ड को चुनने से पहले वो इतना मेंटली और फिज़िकली तैयार हो कि उसको कोई भी फील्ड में जाने की इच्छा हो तो उसको ये बैरियर नहीं लगने चाहिए कि यार हमने अगर ये सीखा होता तो हम आज इस फील्ड में चले जाते। तो मैं उसके बेस पे ज़रूर काम करना चाहता हूँ, और हमेशा वाइफ से ही बोलता हूँ कि बच्चे का बेस इतना मजबूत कर लो, अच्छा बोल ले, अच्छा सोच ले, अच्छा काम कर ले, अच्छा तैर ले, अच्छा डांस कर ले, अच्छा घूम ले, अच्छी ड्राइविंग कर ले, अच्छा जो कुछ भी बॉडी के आयाम कर सकते हैं उन सबसे मेंटली फिट हो और फिज़िकली फिट हो। फिर उसके बाद उसको लगे कि हमें ये काम करना है तो एक माँ बाप के रूप में उसकी हेल्प करनी चाहिए। मैं इसमें कोई भी अभिनेता, हम आप कोई भी हों, सब सपने देखते हैं तो सबके इतने हैं।
हमारे भी सपने 100% हैं, लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष हम हमेशा सोच के चलते हैं कि अभी तक जो घट गया हमारी ज़िंदगी में वो हकीकत है और जो नहीं घटा वो सपना है। देखिए, हमें इतिहास पढ़ के उनकी बात करने की बहुत आदत है, लेकिन जो वर्तमान में घट रहा है, जो आने वाले दिनों का इतिहास बनेगा जाके आकि फ्यूचर का जो आज का कल इतिहास बनेगा, उसको ज़रा अगर एनालिसिस करते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कि अगर तेंदुलकर ने नहीं सोचा होता कि हम 200 रन मारेंगे एक दिन, तो तेंदुलकर 20 साल लगे लेकिन उन्होंने रन मारे। तो अगर हमें कोई भी पहले जो भी हम मिशन बनाते हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो, किसी भी तरीके से उसकी प्रॉपर औपचारिकताएं पूरी करनी बहुत ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ उस रेस में आप बीच में बिखर जाएंगे। और अगर आपका बेस मजबूत है तो आपकी मंजिल बहुत आसान है। बेस अपना बनाइए, और वो बेस होता है आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस का, वो बेस होता है आपकी मेंटल फ़िटनेस का, और बेस होता है कि आपके डेडिकेशन का, आपके पैशन का, आपके कर्मठ होने। तो तीन चीज़ें आप अगर साथ में लेके चलेंगे, जो हमने बचपन में एक बार पढ़ लिया था कि आत्मविश्वास, परिश्रम और प्यार ही सफलता की कुंजी है। फिर उसके बाद हमने हज़ारों किताबें पढ़ी, लेकिन हमने कभी ये तीन शब्द का एक लाइन कभी नहीं भूल पाए कि फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ हार्ड वर्क एंड फुल ऑफ लव, फुल ऑफ लव। तो आई थिंक मिसाइल भी फेल हो जाएगा, लेकिन ये तीन शब्द कभी फेल नहीं हो सकते। विशेष अभी तक जो घट गया, जो भी उसमें अच्छा था वो सब आपका था, जो भी बुरा है वो सब मेरा है। मैं कोशिश करूंगा कि बुराई दोबारा ना दोहराऊं, अच्छाई को और भी पॉलिश करके आपके सामने पेश करूं, ताकि आपका इतना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन रहे और आप मतलब आपका स्वास्थ्य हमारे साथ में मिलके सब एक दूसरे के साथ अच्छी ज़िंदगी जिएं। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल।